की चर्चा होगी। उसकी अंतर्वस्तु को मैंने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले क्रांति क्या है इस पे चर्चा होगी, तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय श्वेत क्रांतियों की चर्चा होगी, तदुपरांत भारतीय परिदृश्य में श्वेत क्रांति और उसमें श्वेत क्रांति के प्रादुर्भाव, श्वेत क्रांति के विभिन्न चरणों, श्वेत क्रांति उपलब्धियों और भारतीय श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी के बारे में भी कहीं चर्चा करते हुए अंततः संक्षेपण करूंगा। और इस परिदृश्य में, इस परिपेक्ष में मैं निवेदन करता हूँ कि क्रांति क्या है। वस्तुतः क्रांति को प्रायः एक प्रकार के युद्ध एवं हिंसा के प्रयोग द्वारा सत्ता केंद्र में परिवर्तन लाने वाले आंदोलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। पर वस्तुतः क्रांति संगठनात्मक ऊर्जा के सटीक प्रयोग द्वारा आवर्जित ऐसा मौलिक परिवर्तन है जो अपेक्षाकृत कम समय में घटित होता है। क्रांति के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त रिवॉल्यूशन दरअसल लातीनी शब्द रिवॉल्यूटियो से उद्धृत है, जिसका अर्थ है आमूलचूल परिवर्तन या मोड़ लाना। अतः क्रांति को अगर सामान्य और सहज रूप में समझना है तो कह सकते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक, पारिस्थितिकी एवं सत्ता शक्ति केंद्र में कम समय में ही लाए गए उल्लेखनीय अथवा आमूलचूल परिवर्तन के रूप में क्रांति को व्याख्यायित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्वेत क्रांतियां, दरअसल मैंने इस उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय श्वेत क्रांतियों को समाहित किया कि जो विषय था श्वेत क्रांति का वो स्पष्ट निर्देशित नहीं था कि भारतीय श्वेत क्रांति के बारे में ही चर्चा करनी है, अंतर्राष्ट्रीय श्वेत क्रांति के बारे में। तो थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय श्वेत क्रांतियों के बारे में भी मैं बात करूंगा। पहली अंतर्राष्ट्रीय श्वेत क्रांति इंकलाब ससद के नाम से जाने जाने वाली ईरानी श्वेत क्रांति के पहलुआ शाह मोहम्मद रजा पहलवी थे। इन्होंने 1963 में इस इंकलाब की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत शाह ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से तत्कालीन शासक मोहम्मद को अभ्यस्त किया था और जमींदारों के प्रभुत्व को समाप्त करके मध्यम वर्ग और कामगारों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने का प्रयास किया था। इस श्वेत क्रांति का केंद्र बिंदु भूमि सुधार था। साथ ही साथ कृषि भूमि को जमींदारों से वापस लेकर कामगारों में वितरित करने, राष्ट्रीय स्तर के वनों और चारागाहों को विकसित करने, सड़क निर्माण कराने, महिलाओं को मताधिकार दिलाने तथा ईरान के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। क्योंकि इस क्रांति में कहीं भी मानव रक्त नहीं बहाया गया था, इसीलिए इसे ईरानी इतिहास में श्वेत क्रांति के नाम से उद्धृत किया गया। पर इसके विपरीत श्वेत क्रांति की अवधारणा के तहत आज की तारीख में अमेरिकी और लेबरिस्टी नस्लवादी संगठन भी काम कर रहे हैं, जो कि कहते हैं कि हमें अपने अर्थात श्वेत लोगों का अस्तित्व और श्वेत नस्ल के बच्चों का भविष्य ही बचाना है और श्वेत क्रांति एकमात्र हल है। इस नारे के साथ अमेरिकी और लेबरिस्टी नस्लवादी संगठन फांसीवादी अवधारणा का प्रचार प्रसार करते हुए दरअसल सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। अब भारतीय परिदृश्य में हरित क्रांति के बाद सबके द्वारा जानी पहचानी श्वेत क्रांति की चर्चा करते हैं। सन 1970 में भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत राष्ट्रव्यापी दूध प्रणाली करने का कोई प्रयास नहीं किया। इस कार्यक्रम के कारण भारत 1987 में विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राष्ट्र बन गया। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि 1950 में प्रति व्यक्ति भारत में दूध की उपलब्धता सिर्फ 137 ग्राम। आज की तारीख में 2010 के आंकड़े के अनुसार लगभग 252 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है। हम 1950 में ही आजादी के तुरंत बाद सिर्फ दूध का 10 लाख टन दूध का प्रति वर्ष उत्पादन करते हुए विश्व के सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाले राष्ट्र बन गए। इसी कारण इस कार्यक्रम को श्वेत क्रांति के नाम से जाना है। भारतीय परिदृश्य में हरित क्रांति के बाद इस श्वेत क्रांति में दूध उत्पादकों और कामगारों को संगठित करने, उनका विकास स्वयं उनकी हाथ में सौंपने और दूध की उपभोक्ताओं के साथ बिचौलियों की को हटाकर सीधा संबंध स्थापित करने में अभूतपूर्व सहायता प्रदान।
इस श्वेत क्रांति के आधारभूत स्तर पे दुग्ध उत्पादकों द्वारा गांव के स्तर पर सरकारी दूध समितियां स्थापित की जाती हैं जो दूध के उत्पादन के लिए आवश्यक आधुनिक पशु प्रबंधन तकनीक उपलब्ध कराने के साथ साथ दूध की खरीद और बिक्री के लिए भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है। ग्रामीण आय में वृद्धि और उपभोक्ता और उत्पादक के बीच सीधा संबंध स्थापित करना रहा। श्वेत क्रांति का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? श्वेत क्रांति की सफलता में गुजरात के अमूल, जिसको आनंद मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्म है, ने एक शक्तिशाली और प्रभावशाली यूनियन के रूप में काम किया था। सहकारिता के आधार पर दुग्ध उत्पादक संगठनों एकजुट करके दूध के उत्पादन में अभूतपूर्व सफलता पाकर अंततः पटेल जी अमूल के संस्थापक अध्यक्ष थे और 33 वर्ष के श्री वर्गीस कुरियन जी एनडीडीबी के अध्यक्ष थे। श्री वर्गीस कुरियन जी को भारतीय श्वेत क्रांति के वास्तुकार एवं जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही व्यावसायिक सहकारिता प्रबंधन एवं कौशल के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्यों की सराहना पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रमन महर्षि, कृष्ण रत्न, वाल्टर विश्व क्रांति पुरस्कार एवं विश्व खाद्य आदि पुरस्कारों के माध्यम से की गई। तो 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 1970 से 1980 के बीच का था और इसकी शुरुआत एनडीडीबी ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी द्वारा दान के स्वरूप प्राप्त सपरेटा दूध चूर्ण और मखनिया तेल से प्राप्त धनराशि की सहायता से इसकी आधारशिला रखी थी और इसका प्रारंभ 4 भारतीय महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 18 महत्वपूर्ण उपभोक्ता मिल्क शेड्स को आबद्ध करके मदर डेयरी की स्थापना के द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम का प्रथम चरण 1975 में पूरा होना था और वो वस्तुतः पूरा हुआ 1989 तक और इसमें कुल मिलाकर 116 करोड़ रुपए खर्च। इस चरण के उद्देश्यों में दूध का संगठित विपणन करना, नियंत्रण करना, अच्छे दुधारू पशुओं को विकसित करना, सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को दूध के अधिकाधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना और दूध की बिक्री से प्राप्त लाभ में उन्हें शामिल करना, सम्मिलित करना, सन्निहित। दूसरे चरण में मिल्क शेड की संख्या बढ़कर 18 से 136 तक पहुंच गई और 290 शहरी बाजारों में दूध विक्रय केंद्र स्थापित किए गए। 1985 के अंतर लगभग 43,000 ग्रामीण सहकारी समितियों के द्वारा 42,50,000 दुग्ध उत्पादक आपस में जोड़ दिए गए। 1989 में दुग्ध चूर्ण उत्पादन 1,40,000 टन तक पहुंच गया, जो कि 1960 में सिर्फ 22,000 टन था। ईईसी द्वारा प्राप्त अधिकाधिक भारत एवं विश्व बैंक की आर्थिक सहायता के बल पर दूध की सहकारिता आधारित सीधी विक्रय प्रणाली पूर्ण सफल एवं आत्मनिर्भर हो गई। फलस्वरूप प्रतिदिन लाखों लीटर दूध की बिक्री सहकारिता आंदोलन के तहत होने लगी और फलस्वरूप मिलने वाला फायदा किसानों को उनकी दुर्दशा से उनको मुक्त करके उनकी बेहतरी में सीधे अपना सहयोग देते। तीसरे चरण में सरकारी डेयरी समितियों के विकास एवं सुदृढ़ीकरण द्वारा अधिकतम दुग्ध उत्पादन खरीद एवं विक्रय व्यवस्था कर दिया। सरकारी समितियों के सदस्यों ने प्राथमिक पशु चिकित्सा की सहायता, देखभाल, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा और प्रशिक्षण आदि उपलब्ध कराए गए। इस चरण में पूर्ववर्ती 43,000 उप समितियों में 30,000 अतिरिक्त नई समितियां भी जोड़ दी गई और 1988-89 तक मिल्क शेड्स की संख्या 136 से बढ़कर 173 तक पहुंच गई, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला डेयरी सरकारी समितियों और महिला सदस्यों की सहभागिता अधिकाधिक होती है। इस तीसरे चरण में पशु स्वास्थ्य, पशु पोषण एवं नवीन टीका विकास का अत्यधिक बल देकर दूध के उत्पादन में वृद्धि करने का सार्थक प्रयास किया। श्वेत क्रांति की उपलब्धियों को अगर हम संक्षेप में दर्शाना चाहें तो इसका प्रथम इसकी उपलब्धि है राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड की संस्थापना, भारत विश्व के दूध के सहकारिता आधारित एकत्रण एवं विपणन द्वारा दूध के बाजार से बिचौलियों की भूमिका को कम करने में सहायता मिली। महिला दूध सहकारी समितियों की स्थापना द्वारा महिला आत्मसम्मान एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता में आशा की वृद्धि हुई। वैश्विक स्तर पर भारतीय दुग्ध सहकारिता आंदोलन आधारित श्वेत क्रांति को
एक अनुकरणीय पहल के रूप में स्वीकार किया गया। कहते हैं कि एक अकेला चना भाड़ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी ने अकेले इस पूरी श्वेत क्रांति को एक अभूतपूर्व सफलता दिलाने में दीपला ने साबित करते हैं जी नहीं,